नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स एंड वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस शख्स की जिसकी सोच ने भारत के भविष्य की दिशा बदल दी। वो वैज्ञानिक नहीं, एक दृष्टा थे जिन्होंने सपनों को प्रयोगशाला में बदलकर दिखाया। उन्होंने सिर्फ विज्ञान को नहीं बल्कि देश को भी आत्मनिर्भर बनने की सीख दी। उनकी मेहनत, उनकी दूरदर्शिता और देश के प्रति उनका निष्ठा आज भी विज्ञान जगत में प्रेरणा की तरह जलती है। स्वतंत्र भारत के निर्माण के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई, विज्ञान और तकनीक के आत्मनिर्भर भारत की यात्रा। इस यात्रा के महान स्थापत्यकारों में अग्रणी नाम है डॉक्टर होमी जे भाभा का, जिन्होंने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। वे न केवल एक महान भौतिक विज्ञानी थे बल्कि दूरदर्शी योजनाकार और संस्थान निर्माता भी थे। डॉक्टर भाभा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब कोई वैज्ञानिक अपने ज्ञान को राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर देता है तब वह केवल खोज करता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता बन जाता है। उन्होंने भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का सपना देखा और उसे वैज्ञानिक कार्यों, अनुसंधान संस्थानों और रणनीतियों के जरिए साकार किया। तो आइए जानते हैं डॉक्टर होमी जे भाभा के बारे में, जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा की नींव रखी और विज्ञान को राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा अस्त्र साबित किया। डॉक्टर होमी जे भाभा का जीवन परिचय। होमी भाभा आधुनिक भारत के परमाणु विज्ञान के जनक, जिनकी दूरदर्शिता, संगठन कौशल्य, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन के बल पर युवा वैज्ञानिक भारत के लिए एक अमूल्य योगदान दे पा रहे हैं। भाभा एक चित्रकार थे, प्रकृति के पुजारी थे। उनका जीवन और उनका मस्तिष्क विज्ञान तथा कला दोनों से समान रूप से परिपूर्ण था। उनका जीवन देश के लिए आदर्शवत रहा। होमी भाभा आधुनिक भारत के विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में स्वर्गीय होमी भाभा को सदा स्मरण किया जाता रहेगा। स्वतंत्र भारत की वैज्ञानिक प्रगति के इतिहास में उनका योगदान उल्लेखनीय है। भारत की परमाणु विज्ञान में प्रगति के वे रचनाकार थे। सुदृढ़ नींव वैज्ञानिक जीवन की। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ। उनके पिता जहांगीर भाभा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त बंबई के एक प्रसिद्ध वकील थे। टाटा एंटरप्राइजेज के लिए भी उन्होंने काम किया था। भाभा की माता मेहराना पेटिट परिवार की थी। उनके पितामह मैसूर राज्य के शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी थे। बालक होमी को नींद बहुत कम आती थी। माता पिता उसकी इस अवस्था से चिंतित रहा करते। अनेक विशेषज्ञ चिकित्सकों से उनकी जांच करवाई जाने लगी। बहुत समय तक उनकी निद्राहीनता का कोई कारण चिकित्सक नहीं खोज पाए। बाद में उन्होंने भाभा के पिता और माता को आश्वस्त किया कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं है। दरअसल यह बालक इतनी तीक्ष्ण बुद्धि का है कि विचारों का प्रवाह उसके मस्तिष्क में निरंतर जारी रहता है। चिकित्सक से यह जानकारी मिलने के बाद माता पिता ने भाभा का ध्यान विज्ञान की ओर आकर्षित कर उन्हें सारी सुविधाएं प्रदान करना प्रारंभ किया। एक छोटे से पुस्तकालय की, जिसमें विज्ञान की पुस्तकें थी, व्यवस्था भी उनके लिए की गई। बालक होमी ने इन पुस्तकों का पूरा उपयोग किया। वह धीरे धीरे पुस्तकें उसकी मित्र बन गई। इस प्रकार भारत के इस महान वैज्ञानिक के सफल जीवन की सुदृढ़ नींव उनके माता पिता ने तैयार कर दी। आइंस्टाइन, जो कि 1879 से 1955 तक रहे, इस शताब्दी के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके सापेक्षता के सिद्धांत को समझना अच्छे अच्छे लोगों के बस के बाहर की बात है। भाभा ने केवल 15 वर्ष की आयु में उनकी सापेक्षता से संबंधित पुस्तक पढ़ डाली और उसे काफी हद तक समझने में सफल भी हो गए। बालक भाभा का प्रकृति प्रेम भी कम नहीं था।
चित्रकला में उनकी गहन रुचि थी। संगीत व साहित्य भी उनके प्रिय विषय रहे। अच्छी पुस्तकों व रिकॉर्डों के संग्रह का उन्होंने पूरा उपयोग किया। हाँ, वे खेलों की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सके। शिक्षा व शोध। भाभा ने प्राथमिक शिक्षा कैथेड्रल तथा जॉन कन्नन हाई स्कूल में पाई। वे शालेय जीवन में मेधावी छात्र रहे। अनेक पुरस्कार व छात्रवृत्तियां उन्होंने हासिल की। 15 वर्ष की आयु में सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। 2 वर्षों तक मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज व रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में उन्होंने अध्ययन किया। भाभा की भौतिक शास्त्र में रुचि थी। गणित उनका प्रिय विषय था, किंतु पिता चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने। पिता की इच्छा का उन्होंने पूरा सम्मान किया। इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा हेतु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लिए वे रवाना हुए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उपाधि उन्होंने 1930 में प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। इसके बाद सैद्धांतिक भौतिकी में शोध छात्र के रूप में उन्होंने अध्ययन जारी रखा। अपने अध्ययन काल में होमी केवल किताबी कीड़े नहीं रहे। इस दौरान उन्होंने अनेक छात्रवृत्तियां प्राप्त की और प्रत्येक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते रहे। इंग्लैंड व यूरोप के प्रवास के दौरान चित्रकारिता उनका छंद बन गया। अनेक आर्ट गैलरी, महल, संग्रहालय व उद्यानों को उन्होंने देखा। अच्छे संगीत समारोहों में शामिल होने से वे चूके नहीं। उनकी अनेक कलाकृतियां आज भी इंग्लैंड के चित्र संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही हैं। इस प्रकार कला के प्रति श्रद्धा व विज्ञान का अध्ययन भाभा का साथ साथ चलता रहा। 1932 में उन्हें 2 वर्ष के लिए रोजबल प्रवास छात्रवृत्ति मिली। इस बीच उन्हें ज्यूरिच में डब्ल्यू पावली व रोम में एनरिको फर्मी जैसे वैज्ञानिकों के साथ काम करने का मौका मिला। 1934 में उन्हें आइजक न्यूटन फेलोशिप प्रदान की गई तथा 1936 में 1851 प्रदर्शन छात्रवृत्ति उन्होंने हासिल की। इस दौरान भाभा को रदरफोर्ड, डिराक, नील्स बोहर व हेटलर जैसे वैज्ञानिकों के संपर्क में आने का अवसर मिला। इन संपर्कों ने उनके शोध कार्य व भावी जीवन को काफी प्रभावित किया। 1937 में उन्होंने हेटलर के साथ मिलकर कॉस्केड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन शावर्स का प्रतिपादन किया। इसे भाभा हेटलर कॉस्केड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के भौतिक शास्त्र में यह एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस शोध ने भाभा को प्रसिद्ध कर दिया। इस सिद्धांत में कॉस्मिक किरणों में इलेक्ट्रॉन के प्रमाण को प्रतिपादित किया गया है। कॉस्मिक किरणें अति सूक्ष्म व तेजी से चलने वाले कणों से बनती हैं। वे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व गामा किरणों से युक्त होती हैं। जब ये किरणें पृथ्वी की ओर आती हुई उसके वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो हवा के परमाणुओं से टकराकर नए अणुकणों को जन्म देती हैं। भाभा का नया सिद्धांत स्पष्ट रूप से इस आपसी प्रतिक्रिया की प्रक्रिया को विशद करता है। इससे कॉस्मिक किरणों की रहस्यमय गुत्थियों पर भी प्रकाश पड़ता है। भाभा ने कॉस्मिक किरणों के भारी इलेक्ट्रॉन कणों की खोज की। उसे उन्होंने मेसन नाम दिया। भाभा के गणित विषय पर प्रभुत्व का परिचय उनकी क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पिनिंग पार्टिकल्स में भी मिलता है। भाभा द्वारा किए गए शोध कार्यों को विश्व में व्यापक मान्यता मिली। कॉस्मिक विकिरण, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स व क्वांटम थ्योरी के रूप में भाभा ने भौतिक शास्त्र को मौलिक योगदान दिया है। मातृभूमि को वापसी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1939 में भाभा छुट्टियों में भारत आए। यह क्षण भारत के लिए सौभाग्यशाली रहा और भाभा फिर विदेश नहीं लौटे। भाभा की ख्याति को देखते हुए उन्हें उस समय विश्व के किसी भी विकसित देश में लाभजनक पद पर काम मिल सकता था, किंतु विदेश के भौतिक सुख उन्हें आकर्षित नहीं कर सके। मातृभूमि की सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय किया। 1940 में भाभा ने भारतीय विज्ञान संस्थान में सैद्धांतिकी भौतिकी के रीडर के रूप में काम करना प्रारंभ किया।
कॉस्मिक किरणों पर शोध हेतु एक विभाग की स्थापना की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली। 1941 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुन लिया गया। उस समय वे केवल 31 वर्ष के थे। इतनी कम आयु में रॉयल सोसाइटी का यह सम्मान प्राप्त करने वाले बहुत ही कम लोग हुए हैं। 1942 में वे संस्थान में प्राध्यापक नियुक्त हुए। इसी बीच कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें एडग्स पुरस्कार प्रदान किया। आधुनिक भारत का स्वप्न। युवा भाभा ने आधुनिक भारत के निर्माण का महत्वाकांक्षी स्वप्न देखना प्रारंभ कर दिया। बेंगलोर में रहकर उन्होंने भारत की महान संस्कृति का अध्ययन किया। देश की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केवल विज्ञान ही भारत को विकास का मार्ग दिखा सकता है। शास्त्रीय संगीत, नृत्य व मूर्ति कला में भाभा की रुचि और भी बढ़ गई। इसने उन्हें जीवन भर के लिए कला उपासक बना दिया। उनका जीवन भी इससे प्रभावित हुआ। उसी समय भाभा बेंगलोर आए थे। उन्हें एक व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध गणितज्ञ वैज्ञानिक श्री सीवी रमन कर रहे थे। विषय आधुनिक भौतिकी के संबंध में था। भाषण के बाद अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री रमन ने कहा कि यह व्याख्यानकर्ता, अध्यक्ष व यहां उपस्थित एक जाने माने गणितज्ञ को तृप्त करने वाला ही था। भाभा की दूरदर्शिता। उन दिनों भारत में आणविक भौतिकी के अध्ययन के लिए भरपूर उपकरण आदि उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने अपनी आवश्यकताएं पूरी करने की योजना बनाई। इस बीच उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अध्यापन कार्य का आमंत्रण मिला। उन्होंने वह आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भारत में ही एक उच्च शोध संस्थान की स्थापना की इच्छा व्यक्त की। 13 मार्च 1944 को उन्होंने दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नाम एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा था, 2 दशाब्दियों बाद जब अणुशक्ति की मदद से सफलतापूर्वक विद्युत शक्ति प्राप्त कर उसका प्रयोग किया जाने लगेगा, भारत को उसके विशेषज्ञों की विदेशों में खोज नहीं करनी पड़ेगी, वे भारत में ही उपलब्ध होंगे। यह पत्र भाभा ने हिरोशिमा और नागासाकी में अणुबम डाले जाने से ठीक 1 वर्ष पूर्व लिखा था। यह पत्र स्पष्ट रूप से उनकी दूरदर्शिता और देशभक्ति का उदाहरण है। भाभा की यह एक अपरिपक्व योजना थी, जिसके फलस्वरूप एक भौतिक पाठशाला का जन्म हुआ। अणु युग का सूत्रपात। 1945 में टाटा ट्रस्ट ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। इस संस्थान की स्थापना पूर्ण रूप से भाभा के प्रयत्नों का फल ही कहा जाएगा। भारत सरकार एवं मुंबई सरकार से संस्थान की आर्थिक मदद प्राप्त होने लगी। भाभा संस्थान के प्रथम निर्देशक नियुक्त हुए। उन्होंने इस संस्थान को अपनी कल्पना के अनुसार ढालना प्रारंभ किया। इसके साथ ही भारत की अणु विज्ञान की यात्रा का पहला कदम पड़ा। संस्थान ने पेडर रोड में एक किराए के भवन में अपना काम प्रारंभ किया। बाद में याच क्लब में उसका विस्तार किया। आज यह एक सुंदर और विस्तृत भवन में कार्य कर रहा है। संस्थान में शुद्ध गणित, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक भौतिकी, कंप्यूटर, तकनीकी और भूभौतिकी का अध्यापन प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही अणु विस्फोटों के सिद्धांत, आइसोटोप का निर्माण, यूरेनियम का शुद्धिकरण जैसे कार्यों का अध्ययन भी वहां प्रारंभ हुआ। इस प्रकार कैम्ब्रिज और पेरिस में प्राप्त शिक्षा को मूर्त रूप देकर भाभा ने बौद्धिक वातावरण बनाने का काम प्रारंभ किया। टाटा इंस्टीट्यूट भाभा और उद्योगपति JRD टाटा के बीच चर्चा तथा टाटा ट्रस्ट के दूरदर्शितापूर्ण निर्णय का परिणाम है, जिसमें उन्होंने भाभा की योजना का साथ दिया था। ट्रॉम्बे की पहाड़ियां आज एक उत्कृष्ट शोध केंद्र का रूप धारण कर चुकी हैं। परमाणु शोध के सबसे अच्छे शोध केंद्र में इस शोध केंद्र की गिनती होती है। यह केंद्र विश्व के किसी भी विकसित राष्ट्र के शोध केंद्र से तुलना किए जाने योग्य है। होमी भाभा के कुशल मार्गदर्शन और अथक परिश्रम ने इस केंद्र को देश की वैज्ञानिक प्रगति का केंद्र बना दिया है।
भारत का विज्ञान और तकनीकी प्रगति में भाभा का जीवंत योगदान है। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। 11 दिन बाद 26 अगस्त 1947 को अणुशक्ति शोध समिति के समक्ष भाषण देते हुए भाभा ने कहा था, हम आज उस समय मिल रहे हैं जब हमारे देश के इतिहास में नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाला युग हमारे लिए और भी गौरवशाली होगा। अणुशक्ति का विकास और उपयोग आज राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व का प्रश्न है। हम शीघ्र ही ऐसे आणविक शोध केंद्र की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हैं जिसकी किसी भी विकसित राष्ट्र के केंद्रों से तुलना की जा सके। अणुशक्ति आयोग की स्थापना। 1 वर्ष बाद अणुशक्ति आयोग का गठन किया गया। भाभा उस आयोग के प्रथम अध्यक्ष मनोनीत किए गए। आयोग को परमाणु शोध के लिए आवश्यक धातुओं की भारत में खोज, आणविक रिएक्टरों का निर्माण, आणविक तत्वों को शुद्धिकरण तथा शोध और प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन का काम सौंपा गया। आयोग ने टाटा शोध संस्थान की सेवाएं हासिल की। आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार भी इसी बीच किया गया। अणुशक्ति कार्यक्रम अब सही स्वरूप प्राप्त करने लगा। 1954 में भारत सरकार ने अणुशक्ति विभाग के रूप में एक पृथक विभाग की स्थापना की। यह विभाग सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में रखा गया और भाभा इस विभाग के पद सिद्ध अध्यक्ष बनाए गए। इस विभाग के गठन के तुरंत बाद अणुशक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग की दृष्टि से एक प्रतिष्ठान की स्थापना की गई। भाभा उसके प्रथम निर्देशक बने। 20 जनवरी 1957 को श्री जवाहरलाल नेहरू ने उसका औपचारिक उद्घाटन किया। स्वदेशी पर जोर। इसके साथ ही अणुशक्ति अध्ययन के क्षेत्र में भारत ने नए क्षितिज को छूना प्रारंभ किया। भाभा ने अथक प्रयास किया और देश के वैज्ञानिक दायरे का विस्तार करते गए। अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने स्वदेशी साधनों के उपयोग पर ही जोर दिया, जिससे कि परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया जा सके। भाभा के कार्यों को JRD टाटा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरी मदद व प्रोत्साहन दिया। पंडित नेहरू भाभा की योग्यता, दूरदर्शिता व देशभक्ति के कायल थे। भाभा को नेहरू जी का विश्वास प्राप्त था। वे उनके बहुत करीबी समझे जाते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपना काम करने की पूरी छूट मिली और अधिक आसानी से अपने काम को आगे बढ़ा सके। वैज्ञानिक गतिविधियों के विकास के अनुरूप वातावरण के निर्माण हेतु उन्होंने उसी ढंग से प्रशासकीय नियम बनाए थे। इससे उन्हें वैज्ञानिक प्रगति में लाल फीताशाही और प्रशासन में ढिलाई से छुटकारा मिल सका। भाभा की सबसे बड़ी उपलब्धि यही कही जाएगी कि सरकार ने वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की ओर अधिक ध्यान देना प्रारंभ किया। संयोग। कभी कभी संयोग से ही सही व्यक्तियों का निकट आना तथा परिस्थितियां विकास को गति प्रदान करती हैं। यही बात थी कि भाभा को नेहरू और नेहरू को भाभा मिले। निकटवर्ती मित्र और समर्पित समर्थक के रूप में भाभा में भी नेहरू जैसी महत्वाकांक्षा और विचारों के गुण थे। रिएक्टरों की स्थापना। भाभा 1955 में जिनेवा में एक सम्मेलन में भाग लेने गए थे। वहां कनाडा ने भारत को रिएक्टर के निर्माण में मदद का प्रस्ताव रखा। 29 अगस्त 1955 को भाभा ने जिनेवा से नेहरू के नाम तार संदेश भेजकर कनाडा के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। 3 दिन बाद ही भाभा को प्रधानमंत्री की सहमति प्राप्त हो गई। इस प्रकार भारत कनाडा सहयोग से बने रिएक्टर साइरस का जन्म हुआ। अप्सरा, साइरस और जेरलिना, ये तीनों रिएक्टर ट्राम्बे के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने विदेशी मदद से बनाए। तीनों रिएक्टरों की स्थापना का श्रेय पूर्ण रूप से भाभा को है। भारत के प्रथम रिएक्टर का काम 1955 में प्रारंभ हुआ। इस रिएक्टर का उपयोग न्यूट्रॉन भौतिकी, विकिरण, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र तथा रेडियो आइसोटोप के निर्माण के क्षेत्र में किया जाता था। 4 अगस्त 1956 को उसने काम करना प्रारंभ किया। इस रिएक्टर के लिए यूरेनियम ईंधन
ब्रिटेन से प्राप्त किया गया। इस रिएक्टर के निर्माण के साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों को और इंजीनियरों में आत्मविश्वास जागा। साइरस 1960 में और जेरलिना 1961 में बनकर तैयार हुए। साइरस के निर्माण में 4 साल लगे। 1200 इंजीनियरों और कुशल कारीगरों ने नए रिएक्टर के निर्माण हेतु रात दिन मेहनत की। अणुशक्ति विद्युत केंद्र। इन रिएक्टरों के निर्माण के बाद भाभा ने अणुशक्ति विद्युत संयंत्रों की योजना हाथ में ली। उनके प्रयत्नों से स्थापित तारापुर अणुशक्ति केंद्र में विद्युत उत्पादन चल रहा है। 2 अन्य केंद्र राजस्थान के राणा प्रताप सागर और तमिलनाडु के कलपक्कम में है। यह विद्युत संयंत्र देश में विद्युत उत्पादन में उल्लेखनीय सहयोग देंगे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाभा का उठाया गया प्रत्येक कदम समझबूझपूर्ण और गतिशीलता का प्रमाण था। ट्राम्बे की प्रगति। ट्राम्बे में आज महत्वपूर्ण आणविक धातु प्लूटोनियम और उपयोगी ईंधन का निर्माण कार्य संभव हो गया है। थोरियम पर भी शोध कार्य जारी है। विश्व का सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत में ही है। थोरियम भारत की अणुशक्ति परियोजनाओं के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। ट्राम्बे में कृषि, उद्योग, औषधि और प्राणीशास्त्र के लिए आवश्यक 250 रेडियो आइसोटोप और रेडियो आइसोटोप आज भारी मात्रा में उपलब्ध है। देश भर की मांग और विदेशों में निर्यात के लिए 350 से अधिक रेडियो आइसोटोप पदार्थों का निर्माण और शोध किया जा रहा है। मानव शरीर की कार्यपद्धति के अध्ययन के लिए आइसोटोप अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। ट्राम्बे संस्थान के विकास हेतु भाभा ने कड़ी मेहनत की। अपनी सारी शक्ति और समय इन्होंने इसके विकास के लिए समर्पित किया। अप्सरा रिएक्टर, यूरेनियम व जिरकोनियम संयंत्र, वांदे, ग्राफ व साइक्लोट्रॉन उपकरण देश को भाभा के अमूल्य उपहार हैं। जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों पर विकिरण के प्रभाव का उपयोग कर जीवाणुओं से बचाने संबंधी शोध को भाभा ने उच्च प्राथमिकता दी। उससे मछली, फल, वनस्पति व अन्य खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में काफी मदद मिली। अधिक उत्पादन के लिए बीजों के शुद्धिकरण करने का अध्ययन भी किया जा रहा है। भूगर्भीय विस्फोटों व भूकंप के लिए बंगलौर से 80 किलोमीटर दूर गौरी बिदनूर में एक केंद्र स्थापित किया गया है। विश्व में विद्युत शक्ति का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। स्वाभाविक रूप से शक्ति के स्रोत कोयला व तेल के भंडार भी घटते जा रहे हैं। कहीं कहीं पर जल शक्ति की कमी भी है। इन सब का विचार करते हुए ही दूरदर्शी भाभा ने घोषणा की थी कि भारत में औद्योगिक विकास का मुख्य आधार अणुशक्ति ही होगी। उन्होंने कहा था कि अणुशक्ति से विद्युत प्राप्त करने में आर्थिक बचत भी संभव है। अणुशक्ति के कार्यों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवश्यकता को पहचाना और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण की परियोजना तैयार की। ट्राम्बे में इस समय कुछ लाख रुपए मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तैयार किए जाते हैं। इस समय ट्राम्बे में 2000 से अधिक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं। इनमें रेडिएशन सर्वे मीटर, एम्पलीफायर, स्पेक्ट्रोमीटर आदि शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करता है, परंतु इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह भाभा की दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप संभव हो सका। वैज्ञानिक संस्थाओं को सहयोग। भाभा ने विज्ञान के अनेक केंद्रों को भी मदद की। साहा अणुशक्ति शोध केंद्र कलकत्ता, भौतिकी शोध प्रयोगशाला अहमदाबाद व अन्य ऐसी प्रयोगशालाओं को अणुशक्ति विभाग की ओर से मदद मिली। केरल का थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर कश्मीर, बिहार की यूरेनियम खान, ननगल का भारी पानी संयंत्र परमाणु शक्ति प्रतिष्ठान के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान के अध्ययन, अध्यापन के विकास में भी उन्होंने रुचि ली। देश विदेश के विश्वविद्यालयों, शोध प्रयोगशालाओं के निकट संपर्क में भी रहते। छात्रवृत्तियां, अनुदान, उपकरण आदि देकर उनकी मदद भी करते। इस प्रकार विज्ञान के अध्ययन को भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया। भारत का प्रारंभिक अणु युग एक प्रकार से संक्रमण काल था। विदेशों में रहने वाले युवा भारतीय वैज्ञानिकों को ट्राम्बे आओ,
मातृभूमि में लौटो का मार्मिक आह्वान भाभा ने किया। उनके आह्वान पर अनेक युवा वैज्ञानिक स्वदेश लौटे। वे ही आज देश के मान्यता प्राप्त वैज्ञानिकों में हैं। भाभा ने उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने में व्यक्तिगत रुचि ली। भाभा ने वैज्ञानिकों का चुनाव बड़ी सावधानी पूर्वक किया, उन्हें जिम्मेदारी के पदों पर बैठाया। इस प्रकार उन्होंने वैज्ञानिकों का एक अच्छा दल तैयार किया। अपने साथियों के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक वातावरण उन्होंने बनाया। आवश्यक साधन सामग्री उन्होंने उपलब्ध कराई। इतना ही नहीं तो आगे बढ़ने की प्रेरणा भी उन्हें दी। इस प्रकार उनके विकास का पूरा अवसर उन्हें प्रदान किया। एक अच्छी वैज्ञानिक प्रतिभा को पहचानने का उनमें अद्भुत गुण था। लक्ष्य को चुनौती के रूप में स्वीकार करना व अनुशासन पूर्वक उस लक्ष्य को प्राप्त करना उनका विशेष गुण था। उन्होंने अपने सहयोगियों में आत्मविश्वास जगाया, जिससे परियोजनाएं नियम समय पर पूरी हुई। अणु विस्फोट। 18 मई 1947 को भारत ने पहला अणु विस्फोट किया। पोखरण के रेगिस्तान में शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किए गए इस विस्फोट के साथ ही हमारा देश अणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की कतार में खड़ा हो गया। विश्व का वह छठा अणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। अन्य देश हैं रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका व चीन। तकनीकी प्रगति के लंबे पथ में वह विस्फोट मील का पत्थर था। यह पूरी तरह स्वदेशी प्रयत्नों का परिणाम था और भारत को इस शिखर पर पहुंचाने का श्रेय मात्र भाभा को है। उन्होंने भारत को विश्व के अणु विज्ञान के नक्शे में स्थान दिलाया। सम्मानों की वर्षा। अपने गौरवशाली जीवन काल में भाभा को कई सम्मान प्राप्त हुए। देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया। इनमें लंदन, कैम्ब्रिज, पडोवा, पर्थ, बनारस, आगरा, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, आंध्र व अलीगढ़ का समावेश है। 1948 में कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी का हॉपकिंस पुरस्कार उन्हें मिला। 1951 में वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1954 में राष्ट्रपति ने अणु विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण की उपाधि देकर उन्हें सम्मानित किया। 1963 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के वे अध्यक्ष चुने गए। कई संस्थाओं ने उन्हें अपना सम्मानित सदस्य मनोनीत किया। शांति दूत। वे संयुक्त राष्ट्र संघ व अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति एजेंसी के कई वैज्ञानिक सलाहकार मंडलों के सदस्य थे। भारत सरकार को सलाह देने वाले विज्ञान सलाहकार मंडल के भी वे अध्यक्ष रह चुके थे। जिनेवा के शांतिपूर्ण कार्यों के लिए अणुशक्ति के उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिषद के वे अध्यक्ष चुने गए थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व शांति की दिशा में यह परिषद एक महत्वपूर्ण घटना थी। भाभा ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अणुशक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग पर चर्चा प्रारंभ की थी। अच्छा मित्र। भाभा अपनी प्रयोगशाला की चार दीवारी के अंदर ही सीमित रहे, ऐसी बात नहीं है। कला व संस्कृति से भी उन्होंने प्यार किया व हर क्षेत्र में अच्छे मित्र बनाए। मृदु हृदयी भाभा को जो एक बार मित्र बन गया, वह हमेशा उनका मित्र बना रहा और वे नए मित्र बनाते चले गए। निराशा के समय अनेक लोगों की उन्होंने मदद की। मित्रों का पूरा विश्वास उन पर था। उनके शब्दों में किसी के प्रति कभी कोई कड़ाई नहीं थी। कुशलतापूर्वक अपने काम को निपटाने व हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना उनके स्वाभाविक गुणों का एक भाग था। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भारतीय वैज्ञानिक भी किसी से पीछे नहीं हैं। भाभा अपने स्वभाव के अनुरूप ऐसे लोगों को ही चाहते जो मेहनती, सक्रिय हों। यदि काम करते समय कोई गलती हो जाए तो क्षमा करने की उदारता उनमें थी, लेकिन असावधानी, आलस्य व अपने कार्य के प्रति उपेक्षा उन्हें कतई सहन नहीं थी। ईमानदारी पूर्वक काम करते हुए की गई गलतियां उन्हें चल सकती थी, किंतु मूर्खता नहीं। अच्छे कार्यों की प्रशंसा करने से वे चूकते नहीं, फिर वह किसी ने भी किया हो। व्यक्तिगत समस्याएं लेकर जाने वाला उनका सहयोगी भी उनसे समाधान
वह सहायता प्राप्त कर ही लौटता। प्रतिभाओं की खोज। अणुविज्ञान में युवा वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के लिए उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र आरंभ किया था। देश के प्रतिभावान युवक युवतियों को आमंत्रित कर उनके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्होंने चलाए। कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को एक स्थान पर आमंत्रित कर उनकी चर्चा व व्याख्यान आयोजित करवाए। इस प्रकार देश के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को सामने आने का अवसर उन्होंने दिया। भाभा ने भारतीय छात्रों में केवल विज्ञान के प्रति रुचि जगाने का काम ही किया, ऐसा नहीं, प्रत्युत उन्हें वे आत्मविश्वास के साथ जाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। इस प्रकार उन्होंने जिम्मेदार कार्यकर्ताओं का दल तैयार करने का काम भी अपने काम के साथ ही किया। उनका यह योगदान निश्चय ही देश के लिए भारी पूंजी है। पहला प्यार भाभा ने अपने काम से किया। वैज्ञानिक शोध करना, उनके अनुरूप योजनाएं तैयार करना व योजनाओं को पूरा करना उन्होंने अपना लक्ष्य रखा था। भाभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल संभालने का आमंत्रण प्रधानमंत्री की ओर से मिला था। उन्होंने उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। मंत्री पद के वैभव से विज्ञान उन्हें अधिक प्रिय था। भाभा की महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची थी। उसे पूरा करने के लिए दिन रात श्रम भी उन्होंने किए। वे उन वैज्ञानिकों में नहीं थे जो केवल उच्च पदों पर आसीन होकर सीमित हो गए थे। वैज्ञानिक के रूप में वे हमेशा कड़ी मेहनत करते रहते। आदर्शवाद व वास्तविकता के वे एक संगम ही थे। भविष्य हमेशा धुंधला ही रहता है, किंतु भाभा के विचार भविष्य के संबंध में हमेशा स्पष्ट ही रहते आए। प्रत्येक मामले में उन्होंने अपना दिमाग खुला रखा। प्रत्येक उपयोगी सलाह को वे स्वीकार करते, चाहे वह किसी छोटे व्यक्ति की ही क्यों न हो। भाभा जीवन भर अविवाहित रहे। जब उनसे उनके विवाह के संबंध में पूछा गया तो उनका जवाब था, मैंने सृजनता से विवाह किया है। 1938 में अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा था, आप मौत के अतिरिक्त जीवन की हर बात को दिशा प्रदान कर सकते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है। भाभा का विचार था कि जिंदगी जीने के लिए है, लोगों को जीवन का सही अर्थ समझना चाहिए। उनके विचार में कला, साहित्य व संगीत जीवन की सुंदरता को निखारते हैं। भाभा हमेशा कहा करते थे कि वैज्ञानिक किसी एक देश का नहीं होता, वह संपूर्ण मानव जाति का होता है। मानवता के लिए काम करने वाले व्यक्ति के लिए विज्ञान के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। भाभा ने बहुत पहले कह दिया था कि कोयले व तेल की कमी से विद्युत उत्पादन प्रभावित होगा। उनका विश्वास था कि लोगों का जीवन स्तर तभी सुधर सकता है जब अणुशक्ति का पूरा पूरा प्रयोग हो। बहुमुखी प्रतिभा। कुशाग्र बुद्धि के साथ भाभा में कार्य करने की अपरिमित शक्ति व संगठन क्षमता थी। महान वैज्ञानिक, कुशल प्रशासक व एक मान्य नेता के रूप में देशवासी उन्हें हमेशा स्मरण करते रहेंगे। सृजनात्मक कार्यों के प्रति हमेशा उनका लगाव रहा। मस्तिष्क से वे वैज्ञानिक, किंतु दिल से वे एक कलाकार थे। भारत ने बैलगाड़ी युग से निकलकर अणु युग में कदम रखा। इतना ही भाभा का योगदान नहीं तो इस अणु पुरुष ने अणु को विनाश के मार्ग से हटाकर निर्माण के मार्ग पर खड़ा कर दिया। अणुशक्ति के क्षेत्र में उन्होंने नए द्वार खोले। उनके कारण ही न्यूक्लियर भौतिकी को सम्मान का स्थान मिला। वे स्वाभिमानी किंतु विनम्र स्वभाव के थे। सबसे मिलजुल कर रहना वे अधिक पसंद करते थे। सुंदर व मोहक वस्तुओं के प्रति उनका विशेष आकर्षण था। विज्ञान की सीमा से निकलकर कला व संस्कृति के क्षेत्रों में भी उन्होंने अपनी रुचि व्यक्त की थी। किसी भी वस्तु को बारीकी से परखने का उनका स्वभाव था। उनकी तीक्ष्ण निगाहों से कोई भी वस्तु नहीं छूटती थी। विज्ञान व कला में किसी प्रकार का टकराव वे नहीं चाहते थे। इन दोनों के बीच की दूरी को पाटने का ही उनका हमेशा प्रयास रहा। उनके विचारों में मानव जीवन के लिए दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। उनके इन्हीं विचारों ने उन्हें अपने युग का महान मानवतावादी बना दिया था। सर्वगुण संपन्न भाभा में एक अच्छे संगीतज्ञ, कुशल कलाकार व प्रसिद्ध लेखक बनने के भी गुण थे।
किंतु उन्होंने विज्ञान को जीवन का लक्ष्य चुना। वे संगीत व कला के महान संरक्षक भी थे। कभी उन्होंने संगीतकार बनने का स्वप्न भी देखा था। आधुनिक चित्रकारों को भी उन्होंने खूब प्रोत्साहन दिया। उनके चित्रों को खरीदकर उन्हें ट्राम्बे प्रतिष्ठान में लगाया गया। दक्षिण भारतीय संगीत से उन्हें विशेष लगाव था। अच्छे कलाकार का कार्यक्रम वे हमेशा देखते सुनते थे। चित्रों का अच्छा खासा संग्रह व अनेक कलाकृतियां उन्होंने संजो कर रखी थी। जितने अधिकार के साथ विज्ञान के संबंध में वे बोल लेते, उतने ही अधिकार से चित्रकारिता, संगीत, वृक्ष, पौधे व फूलों पर भी चर्चा कर लेते। वृक्षों और फूलों के प्रति उनकी गहन रुचि थी। टाटा संस्थान के नए भवन के प्रांगण में उन्होंने अनेक पेड़ों को लगवाया और कई पौधों की नस्ल को समाप्त होने से बचाया। जब ट्राम्बे का निर्माण चल रहा था, भाभा ने रात रात जागकर पूरे परिक्षेत्र की योजना को विशेषज्ञों के साथ बैठकर तैयार करवाया और अंतिम रूप दिया। उनके इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप आज ट्राम्बे केवल एक नीरस वैज्ञानिक केंद्र बनकर नहीं रह गया, वह एक दर्शनीय स्थल भी बन गया है। वहां अनेक सुंदर बाग हैं, जहां छायादार वृक्ष और आकर्षक रंग बिरंगे फूलों की कतारें देखी जा सकती हैं। ट्राम्बे के एक और समुद्र है तो दूसरी ओर पहाड़ी। इस अद्भुत पार्श्वभूमि में वहां प्रकृति अपनी छटा बिखेरती है। ट्राम्बे भाभा के प्रकृति प्रेम और गहन रुचि का सजीव स्मारक है। दुखद दिन। 24 जनवरी 1966 का वह दुखद दिन आया। भाभा अपने एक शांति मिशन में एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद में भाग लेने जा रहे थे। एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान कंचनजंगा, जिसमें भाभा सफर कर रहे थे, माउंट ब्लॉक में बर्फीले तूफान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भाभा के इस करुण अंत से सारा भारत रो उठा। अपनी मृत्यु के समय भाभा अपेक्षाकृत अधिक युवा थे, वहीं अपनी प्रसिद्धि के चरम शिखर पर थे। भाभा की मृत्यु से भारत माता ने अपना महान सपूत और विश्व ने एक महान वैज्ञानिक खो दिया। किसी की मृत्यु के समय अपने काम रोक देने के भाभा बड़े विरोधी थे। उनका कहना था कि कड़ी मेहनत ही किसी को भी सही श्रद्धांजलि है। ट्राम्बे में उनके सहकारियों ने जब भाभा के निधन का समाचार सुना तो काम न रोकते हुए उन्होंने अपने महान संरक्षक को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर भाभा को देश की श्रद्धांजलि के रूप में 12 जनवरी 1967 को ट्राम्बे के अणुशक्ति प्रतिष्ठान को भाभा आणविक शोध केंद्र नाम दिया गया। कुछ असामान्य व्यक्तियों की योग्यता और उपलब्धियों पर ही सारी मानवता का विकास आधारित होता है। भाभा की गिनती ऐसे ही असामान्य पुरुषों में होती है। जन्म मृत्यु तो प्रकृति का नियम है, किंतु जीवन उस समय सही अर्थ प्राप्त कर जाता है जब एक मनुष्य अपने कर्तृत्वों से कुछ कर जाता है। भाभा एक संपूर्ण मानव थे, वे महान थे। भारत माता को अपने इस सपूत का पुनः इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, अब वक्त है इस प्रेरणा भरी कहानी को विराम देने का, लेकिन डॉक्टर होमी जे भाभा की सोच आज भी वहीं से आगे बढ़ रही है जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बड़े सपने तभी पूरे होते हैं जब उनमें समर्पण, साहस और देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना शामिल हो। भारत आज परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत और आत्मनिर्भर है और इसके पीछे भाभा जैसे महान व्यक्तियों की दूरदृष्टि और अथक परिश्रम की छाप साफ दिखाई देती है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धन कंटेंट आपको नियमित रूप से मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।